Hello everyone, my name is Abhishek Chaurasia and today I am going to teach you about substitution reaction. Substitution reaction होता क्या है? देखो, मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो हमारा मॉलिक्यूल है AB, ठीक है। इसमें हमारा कोई अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। और ये अटैकिंग रिएजेंट क्या किया, इस B को रिप्लेस कर दिया और A के साथ आके एक नया बॉन्ड बना दिया इसी, और यहाँ से B तुम्हारा निकल गया, ठीक है। तो जो इस टाइप के रिएक्शन होते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना हो तो कर सकते हैं ऐसे कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो जाते हैं किसी अटैकिंग रिएजेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारा मॉलिक्यूल हुआ, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये जो यहाँ पे अटैक कर रहा है इस मॉलिक्यूल पे, इसको बोलते हैं हम अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट्स, ठीक है। और यहां से हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट, और ये हमारा हो गया लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट का नेचर कैसा है, इसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप हो गए? पहला फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड तीसरा होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मैं इस लेक्चर में मेनली फोकस करूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट। फ्री रेडिकल में क्या होता है, हमारा एक फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। इसमें हमारा एक फ्री रेडिकल होगा, मींस R डॉट, फ्री रेडिकल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है केमिकल स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है ये होता है हमारा एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें जो हम मेन फोकस करेंगे आज के लेक्चर में वो होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जियो नीट में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। मान लो हमारा ये हो गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, RX अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और इस पे हमारा एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से एक हैलाइड जो होते हैं अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं तो निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मान लो हमारा पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है या एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, दो केस होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहां से हमारा प्रोडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके ऐड हो जाता है और यहाँ पे हमारा X नेगेटिव लिविंग ग्रुप के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इन न्यूक्लियोफाइल का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो हम न्यूक्लियोफाइल देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसको NU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, और इसका नाम होता है, इसके नाम में इसका डेफिनेशन है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, और फिलिक यानी कि फाइल मीन्स लविंग। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस को लव करने। और न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, हम जानते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उस पर अटैक करता है। दैट्स वाई जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल के कुछ और प्रॉपर्टीज होता है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल दो तरह के हो सकते हैं, या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या हो सकता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज का होता है, जैसे हमारा Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल का बेस्ट एग्जांपल होता है H2O, Me। ठीक है, न्यूट्रल मीन्स जिसमें लोन पेयर हो, कोई चार्ज ना हो। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये वीक न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल का प्रॉपर्टीज। ठीक है, और वो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी कंट्रोल करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हो गया चार्ज। ठीक है, देखो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल पे, वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। मींस नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी नहीं ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा आ गया स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडिंग। किसी एटम के आसपास में कितना क्राउडिंग है उसको स्टीयरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ठीक है, देखो जितना ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है, उतना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे मान जाओ कि मैं हूं, ठीक है, अब मेरे पास मान लो बहुत सारे सामान है, वेट बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर, ठीक है, तो उस केस में मेरे को मूव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, और दूसरा केस हो गया बस मैं अकेला हूँ, अकेला मेरे को मान जाओ पहाड़ पे चढ़ना हो और मेरे को यहाँ पे अकेले मेरे साथ कुछ वेट है, उसको लेके हमें पहाड़ पे चढ़ना है। तो पहले केस में क्या होगा, हमें पहाड़ पे चढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई वेट नहीं है, ठीक है, मैं अकेला हूँ, उस केस में मेरे को पहाड़ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आसानी से चढ़ सकता हूँ।
सेम केस इसमें भी होता है, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जितना बड़ा होगा उसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहां से स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है SN1, एक होता है SN2, ठीक है। हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और इसका कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन को, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये SN1 रिएक्शन ये तो डिनोट करते हैं SN1। अब इसको पढ़ना हो तो हम उल्टा पढ़ते हैं, जैसे पहले पढ़ेंगे 1 मींस यूनिमोलिकुलर, S फॉर सब्स्टिट्यूशन कैसे शॉर्ट फॉर्म में यूनिमोलिकुलर उल्टा पढ़ते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोलता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। पहला जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा जो SN1 रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है, ठीक है। फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही क्यों फॉलो करता है तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं बस इसका रेट लॉ लिख देता हूं। जो इसका रेट लॉ होता है, ठीक है, R = K, ये जो इसका जो रेट होता है वो केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो इसका रेट होता है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ही बस डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, एंड इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो SN1 रिएक्शन होता है इसमें हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है, मतलब 50% डेक्स्ट्रोरोटेटेड और 50% लीवोरोटेटेड मिलता है, ठीक है। तो जो होता है ये रेसमिक प्रोडक्ट देता है, रेसमिक मिक्सचर देता है, मिक्सचर देता है, ठीक है। मीन्स इसमें होगा 50% डेक्स्ट्रो, ठीक है, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 50% माइनस लीवो प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अभी क्यों देता है ये भी मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा, ठीक है। मीन्स इसमें जो रेसमिक मिक्सचर इसमें रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट में मिलेगा, रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट में मिलेगा, एंड इन्वर्जन दोनों 50-50% मिलता है, इन्वर्जन भी मिलता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केस में हमें इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट ही मिलता है SN1 के केस में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा SN1 रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
ठीक है। और जो SN1 रिएक्शन होता है ये इसमें वेरी स्टेबल, बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, उसके थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है। तो ये जो SN1 रिएक्शन होता है स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करता है, स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे वो कौन कौन से कंडीशन होते हैं, ठीक है, जो SN1 रिएक्शन को फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशंस फॉर कंडीशन फेवर्स SN1 रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, देखो SN1 रिएक्शन को फेवर करने के लिए जो मेन होता है, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए, जिसमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर क्यों करता है? क्योंकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, एक कार्बोकेटायन को जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। उसका दूसरा होता है इफ जो अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल हो, तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा कंडीशन, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। अब वीक न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल पता ही है, जैसे H2O हो गया, एमीन हो गया, RNH2, उसके बाद अमोनिया हो गया, ठीक है, मान जाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो कंडीशंस हो गए, जो जो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। इसके बाद जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, SN1 रिएक्शन के लिए। तो देखो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट उसी में होते हैं जिसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हो, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड के केस में, तो जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है ये सबसे फास्ट देता है, इसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद मान के चलो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में नहीं होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। ये ऑर्डर चेंज होता रहता है। मान लो ये तो हमारे एल्काइल हैलाइड का केस हो गया, इसमें क्या हो गया तुम्हारा, मान लो इंडक्टिव इफेक्ट है जो इसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस आएंगे जिसमें रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, तो उस केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कार्बोकेटायन है उसमें सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशंस, ठीक है। इसके बाद हम अब इसको समझेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। तो देखते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। मान जाओ SN1 रिएक्शन, मैंने एग्जांपल लिया एक, ठीक है। मान जाओ मैंने एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, CH3 C CH3 CH3 एंड मान जाओ हमने ले लिया क्लोरीन, ठीक है। और हमारा न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH नेगेटिव। और अभी मैंने बताया था कंडीशंस क्या होता है, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एक अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल एंड OH प्लस Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अभी रिएक्शन होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। देखो मैकेनिज्म,
जो SN1 रिएक्शन होता है मैंने अभी बताया था कि एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। तो जो स्टेप 1 होता है इसमें, स्टेप 1 में हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। देखो मान यहां हो गया हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, Cl, ठीक है। और जब यहाँ पे हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहा है, ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को मतलब इस RX को, एल्काइल हैलाइड को प्रोटोनेट कर देगा, ठीक है। प्रोटोनेट कर देगा और इसको पोलराइज्ड कर देगा। तो यहां से क्या होगा, हमारा एक इस Cl बाहर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। तो आफ्टर पोलराइजेशन ये बनाएगा हमारा CH3 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 एंड कार्बोकैटायन प्लस Cl नेगेटिव। तो ये जो कार्बोकैटायन होता है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। और ये कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, ठीक है। एक कार्बोकैटायन बन गया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, स्टेप सेकंड, इसमें क्या होगा, स्टेप सेकंड में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारा जो कार्बोकैटायन था CH3 CH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से जाके अटैक करे, तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट बनाएगा CH3 एंड OH, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, ये मान जो पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या होगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट बनाएगा OH CH3 एंड CH3। अब देखो पहले वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रिटेंशन, दूसरे में आया है इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों 50-50% बनेगा, ठीक है। 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, ठीक है। अब देखो ये होता क्यों है, इसको रिटेंशन क्यों बोलते हैं, इसको इन्वर्जन क्यों बोलते हैं। देखो यहाँ पे इनिशियल में देखो जो क्लोरीन है, मान जो यहां से देखते हैं तो ये राइट साइड में है, ठीक है। और जो हमारा अटैकिंग रीजन मतलब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहाँ पे भी राइट साइड में ही आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम है, रिटेन है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में देखो जो न्यूक्लियोफाइल आ गया वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, मतलब जस्ट इन्वर्जन हो गया। लाइक जैसे अम्ब्रेला देखते हो, अम्ब्रेला का शेप ऐसा होता है, लेकिन मान लो जब बारिश होती है, आंधी आता है, तो कभी कभी ये छाता पलट जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसी केस को हम बोलते हैं इन्वर्जन। सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। OH पहले जो लिविंग ग्रुप था क्लोरीन राइट साइड में था, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल आया अब लेफ्ट साइड में है, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है वो होता है हमारा वो होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब जो हम काइनेटिक्स लिखते हैं किसी भी का, रेट को लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का, वो हम RDS के थ्रू ही लिखते हैं। तो देखो जो हम इसका रेट लिखेंगे रिएक्शन का, R = K, रेट = K, और यहां से आ गया। अब देखो RDS में क्या क्या इन्वॉल्व है, RDS में बस हमारा सबस्ट्रेट है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो यहां से आ गया RX। इस रिएक्शन में RDS में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दैट्स व्हाई जो SN1 रिएक्शन होता है उसका रेट लो बस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सो ये रहा पूरा हमारा SN1 रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है।
SN2 रिएक्शन, ठीक है, इसका नाम होता है बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। देखो पहला जो SN2 रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। तो ये होगा सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। दूसरा, इसमें कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ठीक है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। रिएक्शन गोज बाय ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जबकि SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता था, ठीक है। तीसरा, फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक, मींस जो इसका रेट लो होता है R=K, ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अभी कैसे करता है सिर्फ मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही देखो, अभी मैकेनिज्म में मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और चौथा, इसमें हमेशा इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्जन ऑफ, ठीक है, हमेशा हमें इसमें इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आप SN1 रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कंडीशंस फेवर्स SN2 रिएक्शन। कौन कौन से कंडीशन होते हैं जो SN2 रिएक्शन को फेवर्स करते हैं, ठीक है। पहला हो गया, इसमें जो हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, ठीक है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMSO, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्यों अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि हमें इसमें कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं करना होता है, दैट्स व्हाई इसमें हमारा जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। दूसरा, इसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो फेवर्स करते हैं, फेवर्स SN2 रिएक्शन, ठीक है। अभी क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर ही करते हैं SN2 को, ये भी मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा, ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर मी। उसके बाद जो तीसरा होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है इसके लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे फास्ट होगा मिथाइल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड में जनरली नहीं होता, ठीक है, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे फास्ट मिथाइल हैलाइड्स में जो SN2 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशन जो SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। तो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब हम एक मैकेनिज्म के थ्रू इसको समझेंगे SN2 रिएक्शन को, ठीक है।
देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान जो हमारा मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब मैंने इसको दिया न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव और हमने सॉल्वेंट दे दिया DMSO, ये जो होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तभी क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3OH प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ये सिंगल स्टेप में ही हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, ये जो CH3Cl है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है जो इसको प्रोटोनेट करेगा और कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पहले ये वाला बॉन्ड ना टूट के जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, अभी मैंने बताया था कि जो SN2 रिएक्शन होता है इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये बॉन्ड टूटने का वेट नहीं करता है, ठीक है। ये बॉन्ड टूटने से पहले ये वाला, ठीक है, ये पहले पीछे से अटैक कर देता है। पीछे से अटैक क्यों कर पाता है, देखो यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई ये पीछे से आसानी से अटैक कर जाता है, ठीक है। यहाँ से पीछे से अटैक करके ये बनाता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पीछे से अटैक करेगा तो बनेगा OH, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है CH3, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है कार्बन एंड क्लोरीन वाले का, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और हम जानते हैं ट्रांजिशन स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है बहुत ही कम होता है, और जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट बना ये फर्दर क्या होता है, क्लोरीन निकल जाता है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बनाता है OH एंड CH3 प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो, अब इसको मैंने क्यों बोला था कि इसमें इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है वो राइट साइड में इस कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आया वो ये आया हमारा इस कार्बन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में। क्यों लेफ्ट साइड में, हमेशा लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो SN2 रिएक्शन होता है वो हमेशा बैक साइड अटैक करता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमेशा इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्जन, ठीक है। ये हो गया हमारा SN2 रिएक्शन। तो हमने इस लेक्चर में SN1 और SN2 अच्छे तरीके से देख लिया। तो चलो मैं कुछ एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ नॉर्मल, ठीक है। पहला क्वेश्चन मान जो पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी पहले क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन है, मान जो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और इसको पॉजिटिव ना लेकर, ठीक है, ऐसे क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा है ये हो गया A, ले लेते हैं B, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, टर्शियरी एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें पूछ दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसमें रिएक्शन फास्ट होगा, SN1 रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने बताया जो SN1 रिएक्शन होता है हमेशा कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू ही जाता है, जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगी, ठीक है। अब इसमें हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ठीक है। दोनों में कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव, और ये बनाएगा हमारा CH3 पॉजिटिव। देखो अब ये हुआ हमारा एलाइलिक कार्बोकेटाइन और ये हुआ हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो तुम लोग को देख के लगेगा कि जो हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, नहीं, यहाँ पे जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन है वो ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। और हम जानते हैं जो रेजोनेंस होता है वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। सो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो ए में सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन होगा इन कंपैरिजन टू बी, ठीक है।
सेम एक क्वेश्चन और बन सकता है, कंपैरिजन पूछ सकता है जो सिमिलर ही होगा। मान लो ये तो हमारा बी हो गया, मान लो ये हो गया हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड मींस CH3 C CH3 CH3 एंड क्लोरीन, और बी हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड क्लोरीन। ठीक है, ठीक है। अब इसमें पूछ दे किसमें ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। देखो इसमें जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा यहां से तो बनेगा हमारा टर्सरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, ठीक है, और यहां से जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। देखो इस केस में तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहां से तो कुछ स्टेबिलिटी मिल रही है कार्बोकेटाइन को, लेकिन जो ये कार्बोकेटाइन है ये विनाइल कार्बोकेटाइन है, ये बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। सो इस केस में जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होगा ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा बी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने मेन फोकस किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, कौन कौन से वो कंडीशंस होते हैं जो SN1 और SN2 को फेवर्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने SN1 और SN2 को दोनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि ठीक है, हाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। एक चीज मेरे से छूट गया, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो मैंने SN2 का मैकेनिज्म लिखा था, देखो ये था CH3 Cl और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, बैक साइड अटैक, ठीक है, और ये यहाँ से एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा था OH CH3 क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन रहा था OH CH3, ठीक है। अब देखो ये होता है हमारा, मान लो हमारा सॉल्वेंट का DMS हो, ये होता है हमारा RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। अब इस RDS में हमारा सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। अब देखो तो यहां से जो हमारा रेट लॉ लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, यहाँ पे सबस्ट्रेट भी है, RDS में सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है और इसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, ठीक है। दैट्स वाई जो SN2 रिएक्शन होता है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, 1 and 1, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और जो SN1 रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।